भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हुई और सोशल मीडिया पर तो जैसे एक तूफान ही आ गया। हर तरफ हेडलाइंस थीं, भारत ने घुटने टेके, किसानों के साथ धोखा और एक आंकड़ा $500 अरब में देश बिक गया। तो हमारे पास इस डील का जो ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट है, आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद इन हेडलाइंस के शोर से परे जाकर इसकी असलियत को समझना है। तो चलिए इस डील की एक एक परत खोलते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि पहली नज़र में जो कहानी बताई जा रही थी और जो असल दस्तावेज में लिखा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। हाँ, अक्सर ऐसी बड़ी डील्स में जो सबसे ज़्यादा शोर होता है वो उन बातों पर होता है जो शायद हुई ही नहीं। ये एक क्लासिक केस है कि कैसे अधूरी जानकारी के आधार पर एक पूरी की पूरी नेगेटिव कहानी गढ़ दी जाती है। सवाल यही उठ रहा था कि क्या भारत ने अमेरिका के बड़े बड़े एग्री बिजनेस और डेयरी जायंट्स के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे करोड़ों छोटे किसानों पर इसका सीधा असर पड़ता। यही इस पूरी डील का सबसे संवेदनशील और सबसे अहम पहलू था, और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। भारत ने इस बातचीत में अपनी सबसे मजबूत दीवार अपने कृषि सेक्टर के चारों ओर खड़ी की। जॉइंट स्टेटमेंट में एक बहुत लंबी लिस्ट है उन चीजों की जिन्हें इस समझौते के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है, और वो लिस्ट अपने आप में एक कहानी कहती है कि भारत की प्राथमिकता क्या थी। हाँ, और ये लिस्ट मैंने देखी, ये कोई छोटी मोटी नहीं है, ये काफी लंबी है। जैसे अगर हम अनाज की बात करें तो अमरनाथ, रागी, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, जई। हाँ, चावल मतलब हमारी खाने की थाली की लगभग हर जरूरी चीज को प्रोटेक्ट किया गया है। इसे ऐसे समझिए कि ये सिर्फ फसलों के नाम नहीं है, ये करोड़ों किसानों की आजीविका है। गेहूं और चावल भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। रागी और बाजरा जैसे मिलेट्स पर तो अब सरकार का इतना जोर है, तो अगर इन पर कोई भी छूट दी जाती तो ये भारत की पूरी एग्रीकल्चरल पॉलिसी के ही खिलाफ जाता। सही बात है। तो बातचीत की मेज पर यह साफ कर दिया गया कि इन पर कोई समझौता नहीं होगा। और यही चीज डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ भी की गई, जो शायद और भी ज्यादा संवेदनशील मामला है। हम सब जानते हैं कि भारत में डेयरी सेक्टर कैसे काम करता है। बिल्कुल। ये बड़ी कंपनियों से ज्यादा करोड़ों छोटे सीमांत किसानों और पशुपालकों पर निर्भर है, जो रोज 2-4 लीटर दूध बेचकर अपना घर चलाते हैं। बिल्कुल, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन हमारा मॉडल वो अमेरिका या न्यूजीलैंड जैसा नहीं है जहां बड़े बड़े कॉर्पोरेट फार्म्स होते हैं। हमारा मॉडल है प्रोडक्शन बाय द मासेस, मास प्रोडक्शन नहीं। इसीलिए दूध, चाहे वो लिक्विड हो या पाउडर, चीज, मक्खन, घी, दही, लगभग हर डेयरी प्रोडक्ट को इस डील से बाहर रखा गया है। मतलब अमेरिकी डेयरी कंपनियों को भारतीय बाजार में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। उन्हें उसी टैरिफ की दीवार का सामना करना पड़ेगा जो पहले से मौजूद है। तो अगर किसानों और डेयरी सेक्टर को इतनी मजबूती से प्रोटेक्ट किया गया, तो फिर ये शोर क्यों मचा कि भारत ने सरेंडर कर दिया? जरूर डील में कुछ और भी होगा। शायद इसका ताल्लुक जीरो टैरिफ वाली अफवाह से है। हाँ, और यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। ट्रेड डील कभी भी एक तरफा नहीं होती। ये हमेशा एक हाथ दे दूसरा हाथ लेके सिद्धांत पर काम करती हैं। अगर भारत ने कुछ अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ कम किया है या हटाया है, तो हमें ये देखना होगा कि बदले में हमें क्या मिला। तो चलिए देखते हैं, भारत ने क्या दिया और बदले में उसे क्या मिला। हमें क्या रियायतें मिली? बदले में अमेरिका ने कई महत्वपूर्ण भारतीय उत्पादों पर टैरिफ कम या खत्म किया है। इसमें सबसे बड़ा नाम है भारत में बनी जेनेरिक दवाइयों का। अच्छा। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। हमारी दवा कंपनियां अमेरिका को बड़ी मात्रा में सस्ती और क्वालिटी दवाएं निर्यात करती हैं। सही। इस डील से उनके लिए अमेरिकी बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाना और आसान हो जाएगा। जब हम जेनेरिक दवाओं की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि भारत की जो बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, जैसे सन फार्मा या डॉक्टर रेड्डीज जी, उनके लिए अमेरिका में अपनी सस्ती कैंसर या डायबिटीज की दवाएं बेचना और आसान हो जाएगा। बिल्कुल। इसका तो दोहरा फायदा है। एक तरफ ये अमेरिका के आम नागरिक का हेल्थ केयर बिल कम कर सकता है, हाँ, और दूसरी तरफ भारत के लिए अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा जेम्स एंड डायमंड्स, जो भारत का एक और बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है, उसमें भी रियायतें मिली हैं। और एक और दिलचस्प चीज है, भारत में बने एयरक्राफ्ट पार्ट्स। जी, हम भारत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में अपनी जगह बना रहा है और इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये एक अहम कदम है। तो ये एक संतुलन साधने की कोशिश है। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है?
कुछ आलोचक कह रहे हैं कि भारत जिन औद्योगिक चीजों पर टैरिफ कम कर रहा है वो हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी है, जबकि हमें जेम्स और फार्मा में जो रियायत मिली है उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्या इस तर्क में कोई दम है? देखिए, ये एक वाजिब सवाल है। ट्रेड डील को कभी भी सुनार के तराजू पर नहीं तौला जा सकता कि हर ग्राम बराबर हो। थोड़ा बहुत 19-20 हमेशा होता है, लेकिन यहाँ बड़ी तस्वीर देखनी होगी। भारत उन सेक्टर्स में पहुंच मांग रहा है जहां उसकी स्वाभाविक ताकत है। फार्मा, टेक्सटाइल, जेम्स, ये वो सेक्टर्स हैं जो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करते हैं। सही बात है। और दूसरी तरफ अगर हम कुछ हाईटेक औद्योगिक उत्पाद कम टैरिफ पर आयात करते हैं तो उससे हमारी अपनी इंडस्ट्री को भी तो बेहतर टेक्नोलॉजी मिल सकती है। अच्छा, तो लक्ष्य सिर्फ व्यापार संतुलन नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाना भी है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन अब उस नंबर पर आते हैं जिसने सबको चौंका दिया था, 500 अरब डॉलर। एक मिनट, हमारा अमेरिका के साथ कुल व्यापार ही लगभग 130-40 अरब डॉलर का है। तो भारत अकेले 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने का वादा कैसे कर सकता है? ये आंकड़ा तो मतलब समझ से ही बाहर लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर शब्दों का खेल है और डिटेल में ही सारी कहानी छुपी है। अच्छा। जॉइंट स्टेटमेंट की भाषा बहुत ध्यान से चुनी गई है। उसमें लिखा है इंडिया प्लान्स टू परचेज। इंडिया प्लान्स टू परचेज, यानी भारत खरीदने की योजना बना रहा है। एग्जैक्टली। तो ये एक प्लान है, प्रॉमिस नहीं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और दूसरा पॉइंट, ये रकम 1 साल में नहीं बल्कि अगले 5 सालों के दौरान खर्च करने की योजना है। ओ, 5 साल? हाँ, तो 500 अरब डॉलर को 5 से भाग दें तो ये हुआ 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष। 100 अरब डॉलर। अब ये आंकड़ा अब भी बहुत बड़ा है, लेकिन उतना असंभव नहीं लगता जितना 500 अरब डॉलर एक साथ लग रहा था। ठीक है, 100 अरब डॉलर हर साल। लेकिन क्यों? भारत अचानक अमेरिका से इतनी ज्यादा खरीद क्यों करना चाहेगा? इसके पीछे की रणनीति क्या है? इसके पीछे की रणनीति है अमेरिका की सबसे बड़ी आर्थिक चिंता, यानी ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटे को संबोधित करना। ट्रेड डेफिसिट। हाँ, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने अपने पड़ोसी को 900 रुपए का सामान बेचती हैं, लेकिन उनसे सिर्फ 400 रुपए का खरीदती हैं। तो हर महीने आपके पड़ोसी की जेब से 500 रुपए आपकी जेब में आ रहे हैं। अमेरिका वही पड़ोसी है जो चाहता है कि ये हिसाब बराबर हो। और मौजूदा हालात में भारत अमेरिका को लगभग 90 अरब डॉलर का निर्यात करता है, जबकि आयात सिर्फ 40 अरब डॉलर का करता है। जी। तो अमेरिका को भारत के साथ हर साल लगभग 50 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हो रहा है। बिल्कुल, और ये व्यापार घाटा अमेरिकी राजनीति में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो भारत ने यहाँ एक बहुत स्मार्ट मूव चलाया। भारत ने कहा ठीक है, हम आपसे अपनी खरीद बढ़ाने की योजना बनाते हैं। अगर भारत अपनी खरीद को मौजूदा 40 अरब डॉलर से बढ़ाकर मान लीजिए 100 या 120 अरब डॉलर तक ले जाता है और हमारा निर्यात भी बढ़ता रहता है, तो दोनों देशों के बीच व्यापार का संतुलन कायम हो जाएगा। अच्छा। भारत ने अमेरिका की एक बड़ी चिंता को दूर करने का संकेत देकर बातचीत में अपने लिए जगह बना ली। मतलब ये कि 500 अरब डॉलर का आंकड़ा असल में एक कूटनीतिक टूल था। हाँ, कह सकते हैं। ये अमेरिका को ये दिखाने के लिए था कि भारत उनके व्यापार घाटे की चिंता को समझता है और उसे कम करने में एक भागीदार बनने को तैयार है। और इस खरीद में भी आम चीजें नहीं हैं, नहीं, बल्कि चुनिंदा चीजें हैं, जैसे ऊर्जा उत्पाद, एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, जो भारत की अपनी जरूरतों के लिए भी जरूरी हैं। सही पकड़ी आप। ये एक पत्थर से 2 शिकार करने जैसा है। अपनी जरूरत की चीजें भी खरीदो और साथ ही एक बड़े व्यापारिक भागीदार की राजनीतिक चिंता को भी शांत करो। ये रक्षात्मक खेलने के बजाय रणनीतिक खेलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी रणनीति से जुड़ी एक और बात जो मुझे स्टेटमेंट में खटकी, वो ये कि इसमें रूसी तेल का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ऊर्जा उत्पादों की खरीद की बात तो है, लेकिन रूस का नाम न होना ये अपने आप में एक संदेश है। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है, बहुत ही शक्तिशाली। ये दिखाता है कि अमेरिका के साथ एक बड़ी ट्रेड डील करने के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कोई आंच नहीं आने दी है। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीदना कम करे, लेकिन इस दस्तावेज में ऐसा कोई दबाव या वादा नहीं दिखता है। भारत साफ तौर पे कह रहा है कि हम अपने ऊर्जा स्रोत अपनी जरूरतों और अपनी शर्तों पर चुनेंगे। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखें, किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा, टैरिफ पर एक संतुलित लेन देन, 500 अरब डॉलर के आंकड़े का रणनीतिक इस्तेमाल और रूस पर अपनी स्वतंत्र नीति, तो असली तस्वीर क्या उभरती है? ये डील असल में है क्या? असली तस्वीर ये है कि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है,
तो फिर ये वैश्विक मंच पर भारत की बदलती हुई सोच और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस डील का असली टेकअवे ये नहीं है कि भारत जीता या अमेरिका। असली टेकअवे ये है कि भारत ने अब वैश्विक व्यापार में डिफेंसिव खेलने की जगह स्ट्रेटेजिक खेलना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये सौदा सिर्फ सामान खरीदने बेचने का नहीं है, बल्कि अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट की चिंता को एड्रेस करके एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट बनाने का है। मतलब हम अब सिर्फ नियमों का पालन करने वाले देश नहीं रहे, नहीं, बल्कि अपने हितों के हिसाब से बातचीत की दिशा तय करने वाले खिलाड़ी बन रहे हैं। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई अकेली या आखिरी डील नहीं है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल मार्केट बन चुकी है। भारत और अमेरिका दोनों ही दुनिया के अन्य देशों के साथ भी ऐसे ही समझौते कर रहे हैं। ये खुली प्रतिस्पर्धा का मैदान है। ये समझौता एक दरवाजा खोलता है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरकर सफलता हासिल करना वो देश के अपने उद्योगों, अपनी नीतियों और अपने लोगों पर निर्भर करेगा। तो आज हमने भारत अमेरिका ट्रेड डील की परतों को खोला और देखा कि शुरुआती शोर और अफवाहों के पीछे की असलियत कहीं ज्यादा गहरी और रणनीतिक थी। ये सौदा किसानों के हितों की रक्षा करने, व्यापार को चतुराई से संतुलित करने और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। ये समझौता निश्चित रूप से दोनों देशों के लिए नए अवसर तो पैदा करता है, लेकिन यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है। जब पूरी दुनिया एक वैश्विक बाजार बन गई है और सभी देश एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो इस नए दौर में किसी एक देश के लिए जीतने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ व्यापार के आंकड़ों के सरप्लस में छिपा है, या फिर ये इस क्षमता में है कि आप अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन वैश्विक अवसरों का कितनी चतुराई से इस्तेमाल करते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।